नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग पात्रता परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन जो कि इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह कालीबंगन से की गई थी, और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से कालीबंगन से ऊँट की हड्डी, काली चूड़ियाँ, बेलनाकार मोहर और सरसों की खेती के लिए हम कालीबंगन को हम लोग जानते हैं। इसके लिए बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो सैंधव या सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ये जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यहीं पे से महान स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, मोहनजोदड़ो, बुने कपड़े, डांसिंग गर्ल यानी नाचती हुई लड़की, विशाल स्नान अन्नागार, पशुपति महादेव और दाढ़ी वाला मनुष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल है, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1953 में इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। जो गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएँ, शतरंज के खेल, धान व बाजरा की यहाँ पर खेती होती थी, ये हड़प्पा सभ्यता की लोथल में ही होती थी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो क्योंकि आप जानते थे किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहीं से हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन जो हमारी सभ्यता है उनमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसमें चांदी, सोना और तांबा का प्रयोग होता था। लोहे की प्राप्ति इस यहाँ पे आज तक नहीं हुई है। और ये लोहे युगीन जो थी वो वैदिक सभ्यता थी, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता नहीं थी। इसकी लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी। पवित्र पशु, कुबड़ वाला बैल, इसके जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं वो ये हैं। कब्रिस्तान मिला है इसका, आर्ट 37। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ये जलकुंड भी धौलावीरा से मिला है और ये गुजरात में है। और धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी टीले थे उसमें 2 टीलों में विभाजित थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन धौलावीरा सिर्फ एक ऐसी जगह थी यहाँ की जो 3 टीलों में विभाजित थी। इसी से संबंधित रोपड़ आपसे पूछ लिया जाए कि रोपड़ कहाँ है, तो वर्तमान में तो ये पंजाब में सतलज नदी किनारे है रोपड़। और उसी रंगपुर कहाँ है, तो ये भादर नदी किनारे गुजरात में स्थित है रंगपुर। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु का अंगन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल, हाथी, भेड़, तो ये हड़प्पा संस्कृति में थे मोहरों पर, जबकि घोड़ा यहाँ पर नहीं मिलता है। घोड़े का अस्थि पंजर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सुरकोटड़ा में मिला था, प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम है 3 वेदों का, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद का जो जाना जाता है वो ज्ञान के लिए, यजुर्वेद कर्म के लिए, जबकि सामवेद उपासना के लिए, जबकि अथर्ववेद होता है ये जादू टोना और वशीकरण के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
तो सोम को जो समर्पित है, सोम को बोला जाता है, ये वनस्पति के देवता हैं। ये 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ये इसके 9 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, चौथे मंडल में कृषि को दर्शाया गया है, 7वें मंडल में दशराज का युद्ध है, जबकि 10वें में वर्ण व्यवस्था को दर्शाया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है, किस नदी के साथ की जाती है? तो ये चेनाब अस्किनी नदी के साथ की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पसुणवी नदी, जो कि वर्तमान में रावी का पुराना नाम है, वर्तमान में रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव जो है वो ऋग्वेद में जो प्रयुक्त किया गया है तो जो हेतु प्रयुक्त किया गया है। जो करव है उसको खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो अघन्य है उसको गाय के लिए किया गया है। गुप्ता को राजा कहा गया है, जबकि सीता भूमि नदी है एक। लागत हलगो को कहा गया है। पारावत जो है उसे समुद्र को पारावत कहा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है। इंद्र देवता को 250 सूक्ति, यह सूक्त को मंत्र कहते हैं हम लोग। सबसे पवित्र नदी यहाँ पे है अगर पूछा जाए तो सरस्वती नदी, देवी तमा, नदी तमा और माते तमा, इस सरस्वती को ही नदी को ही बोली गया है, ऋग्वैदिक के हैं ये। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 108, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मुख्य उपनिषद 13 है और ओम को अगर पूछा जाए तो ओम को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करेंगे बुद्ध काल में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, और जबकि माँ थी उनकी जो कोली वंश से संबंधित थी। माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का अगर जन्म आपसे पूछ लिया है तो जन्म हुआ था इनका 563 BC में लुम्बिनी में, और जबकि इनकी मृत्यु को जो महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया वो हुई थी 413 BC में कुशीनगर में। ज्ञान इनको प्राप्त हुआ गया। ज्ञान की प्राप्त पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पुनपुन नदी किनारे, जो वर्तमान में निरंजना नदी है, पीपल या बट के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो पहली जो बौद्ध सभा थी वो अजातशत्रु ने राजगृह में आयोजित की थी। दूसरी जो बौद्ध सभा थी वो कालाशोक में, वैशाली में की थी कालाशोक ने, जबकि तीसरी बौद्ध सभा वो अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक घोड़े को माना गया है। ज्ञान की प्राप्ति संबुद्धि, बौद्ध के उपदेशों को कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया है। और जबकि अगर हम जन्म की बात करें तो प्रतीक कमल है इनके जन्म के प्रतीक को माने। प्रथम उपदेश को चक्र, जबकि मृत्यु को स्तूप, और ज्ञान के प्रतीक को इनको पीपल का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? यह है तो बुद्ध के उपदेश आम आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली शिष्य आनंद के कहने पर दी गई थी। इसकी कमान महाप्रजापति गौतमी को दी गई थी। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ है जो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सुत्पिटक की बात की जाए तो उपदेश के लिए जाना जाता है। ये इसके लेखक आनंद हैं। विनय पिटक आचार विचार, इसके लेखक उपाली हैं। अभिधम्य पिटक दार्शनिक व्याख्या है जो मोगली पुत्र को इसके लेखक हैं।
इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की। भारत में सबसे पहले किसकी मानव प्रतिमाओं को पूजा गया? तो भारत में सबसे पहले महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। इनकी पुस्तक थी एक, जिसको प्रज्ञा पारमित्र सूत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी बात जो थी वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म में को आत्मा में विश्वास नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा में विश्वास है, आत्मदमन जिसे कहते हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास रखते हैं। कर्म और पुनर्जनन का सिद्धांत में ये दोनों विश्वास रखते हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो ये जैन धर्म से तीर्थंकर किस शब्द संबंधित है? जैन धर्म से। तप के माध्यम से केवल्य को प्राप्त करने वाला पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे पार्श्वनाथ, ये चौथे 24 में महावीर स्वामी और 23 में पार्श्वनाथ। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। स्यादवाद का सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अनेकतावाद का सिद्धांत है। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाती था उनका प्रथम शिष्य, जो उनकी का दमांत था। उनकी माता का नाम जो था त्रिशला था, वो लिच्छवी वंश से थी, जबकि पिता का नाम यात्रक था, वो यात्रक कुल था, वो इक्ष्वाकु वंश से थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक महावीर स्वामी के शिष्य मख लिगोसाल ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो ये कौशाम्बी है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार कलिंग साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची के स्तूप को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सर्वश्रेष्ठ स्तंभ मानते हैं। अशोक द्वारा ये बनवाया गया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा, और इसकी खोज की थी जो वो टी कैथिलन ने 1750 ईस्वी में की थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी इसको भी कहते हैं। ये देवताओं का प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय को प्रियदर्शी या देवताओं को प्रिय को देवनाम प्रियदर्शी का नाम दिया गया है। किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो ये मास्की का लघु शिलालेख है, जहाँ पर रायचूर कर्नाटक में है, यहाँ पर अशोक नाम उल्लेखित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भ्राभु स्तंभ जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो अशोक के दूसरे अभिलेख में संगम राज्य बताए गए हैं। संगम राज्य में दक्षिण राज्य बताए गए हैं, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र हैं। सातवाहन राज्य का उल्लेख इसमें नहीं है। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध को भी बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है, जिसे कवियों का राजा भी कहते हैं। इसका जन्म इंद्रप्रस्थ में हुआ था, मृत्यु इसकी पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे।
किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था। इसका अन्य नाम विक्रमादित्य और महाराधिराज भी इसी को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ, क्वेश्चन नंबर 43, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इनका दरबारी जो हरिश्रण था, प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा है इसने संस्कृत भाषा में। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 की, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था। इनका एक बेटा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, सती प्रथा का प्रथम शिलालेख अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है? तो ये एरण से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में भानुगुप्त ने इसे जारी किया था। कनिंघम में ने इसे खोजा है। क्वेश्चन नंबर 47, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने। संस्कृत भाषा में लिखी है ये। इसके 8 भाग हैं। आर्यभट्ट ने लिखी है सूर्य सिद्धांत, ये भी याद करके चलिएगा आप। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी पुष्यभूति वंश से थे ये सम्राट हर्ष, और इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आवागमन को रोका किसने रोका था? तो ये पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। वातापी के चालुक्य वंश से संबंध रखते थे अपना। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, तो हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हुएनसांग सम्राट हर्ष प्रथम, जिनका शासनकाल 630 ईसा पूर्व से 645 ईसा पूर्व तक रहा, ये चीन से आया था। इनके शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था, ये भी याद करके चलिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये मथुरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नगर था हुएनसांग की यात्रा के समय। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, तो आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि आज भी भारत में जो हुएनसांग को याद किया जाता है, इसका मेन कारण रीजन क्या है? तो इसकी रचना थी एक CU की रचना थी, इसके 3 भाग थे, इसी के कारण इसको याद किया जाता है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। कुमार संभवम और इसके बाद मालविकाग्निम मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की, तो सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। इसके साथ ही अगर आप लोग कुछ और रचनाएं याद करते जाइएगा, राजतरंगिणी आपसे पूछ लिया जाए तो कल्हण की, गीत गोविंद जयदेव की, महाभाष्य पतंजलि की, अष्टाध्यायी पाणिनि की, लीलावती भास्कर द्वितीय की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, वात्सायन कामसूत्र की, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस की। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 56 की, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो ये हर्षवर्धन ने लिखी है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा है। इसके बाद बात करेंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ, कासिम ने किया था, ये अरब का था, जबकि सिंध पर इसने जजिया का लगाया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। इस किताब उल हिंद इसने लिखी है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज पर आरंभ करवाया था? तो ये गुलाम वंश के शासक थे बलबन, इनने शुरुआत करवाई थी इसकी 1265 ईस्वी में से 1287 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ये गुलाम वंश की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कि किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की थी, जो 1206 से 1290 तक इसने शासन किया। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो शासनकाल रहा गुलाम वंश का वो इतने से इतने तक रहा है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, तो बाजार नियंत्रण तथा
प्रथा किसने लागू की थी? तो खिलजी वंश ने शुरुआत की थी। खिलजी वंश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1296 से 1316 ईस्वी तक ये रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। चित्तौड़ अभियान 1303 में हुआ था। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिक हुलिया, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। किस वंश के शासकों ने, सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक राज किया, 94 वर्षों तक। सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो खिलजी वंश ने राज किया। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का आपको अब शासनकाल पूछा जाए तो 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। इनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीवान ए मुस्तकराज विभाग इसने पेंशन के लिए बनवाया था, जबकि दीवान ए बंदरगान इसने दासों के लिए बनवाया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। चंगेज खान ने आक्रमण किया था 1221 में। इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी में है। इसके 4 वंश थे विजयनगर के। बहमनी साम्राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने स्थापना की, तो 1347 में हसन गंगू, जैसे बहमन शाह की उपाधि दी गई, कहा गया बहमन शाह, उसने की थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध कवि हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी थे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। ये मध्यकालीन इतिहास की सबसे चर्चित पुस्तक थी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। किस भाषा में को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण किया? तो किस भाषा का दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण किया? तो ये फारसी भाषा का संरक्षण किया है, इनकी मातृभाषा, जबकि दिल्ली सुल्तानों की तुर्की थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72। बाबर ने अपने बाबरनामा, जो उसकी पुस्तक है बाबरनामा अपनी, में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इसने मेवाड़ का उल्लेख किया है और वहाँ के राजा राणा सांगा का उल्लेख किया है, जबकि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किया है और उसके राजा कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने, इन्हीं ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाया था। इन्होंने चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा था 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं को इन्होंने बुरी तरीके से हराया था, जबकि बेलग्राम का 1540 में, और इसी के साथ दिल्ली की गद्दी पर इनका शेरशाह का कब्जा हो गया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये मनसबदारी पर आधारित थी और 1575 ईस्वी में शुरू हुई थी। अकबर जब, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र कितनी थी? तो अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र 13 वर्ष 4 माह में गद्दी पर बैठा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया, जबकि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना इन्होंने बनवाई या की। 5 नवंबर 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध में इन्होंने हेमू को हराया। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति हासिल की? जो नवरत्नों में से एक शामिल थे टोडरमल अकबर के, तो इन्होंने भू राजस्व या वित्त मंत्री जिसे हम कह सकते हैं, इसकी ख्याति अर्जित की थी। क्वेश्चन नंबर 76। अकबर ने के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो ये रजनामा नाम से इसका महाभारत का अनुवाद हुआ था, जिसे फैजी के निर्देशन में ये हुआ था।
इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह है हरिविजय सूरी को जगत के गुरु के नाम से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था, जो 1583 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 80 की, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अकबर का शासनकाल अगर पूछ लिया जाए तो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा, सबसे लंबा शासनकाल अकबर का रहा। इसके बाद बात करेंगे, जहांगीर को ही न्याय की जंजीर कहा जाता है और इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, ये वर्तमान में जो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, मुमताज़ महल की असली नाम क्या था? सॉरी, कौन यहाँ पे गलत लिया गया, क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम था। ये सांझा की पत्नी थी, जो कि 1627 से 1658 तक सांझा का शासनकाल रहा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो ये सांझा के शासनकाल में हुआ। इसका बेटा था दारा शिकोह है। इसकी रचनाएं जो दारा शिकोह की हैं, मज्न उल बहरीन या सीर ए अकबर इसकी रचनाएं हैं। ये जो सांझा था वो अपने इसी बेटे को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन किसी तरह इसका औरंगजेब से के कारण इसको नहीं बना पाया। क्वेश्चन नंबर 84, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर के थ्रू इसका अनुवाद करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, धर्मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मठ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। दोनों भाई थे, ये सांझा के दोनों पुत्र थे। ये 1658 से 1707 तक इसने राज किया औरंगजेब ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जयसिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 87, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो बीजापुर की विजय औरंगजेब की हुई थी 1686 में, जबकि गोलकोंडा की हुई थी 1687 में। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो अकबर ने हटा दिया था, वो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर फिर से लगा दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 89, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि संभाजी नगर में है महाराष्ट्र में, इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, तो तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो अकबर ने जारी किया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध गायक जो थे तानसेन, ये अकबर के दरबारी कवि थे, तो ग्वालियर में स्थित है। इनका नाम अगर दूसरा पूछा जाए तो इनका रामतनु पांडे इनका दूसरा नाम था। इनके गुरु का नाम हरिदास था। संगीतसार मियाँ की मल्हार इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 94, अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये अफजल खां थे, जिन्हें बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 96, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी ने जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ थी? तो ये रायगढ़ राजधानी थी 1556 में। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। शिवाजी ने के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत, जिसको दबीर भी कहते थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उन्होंने इसको सरल बनाया। बालाजी विश्वनाथ इसके यहाँ के पहले पेशवा थे। क्वेश्चन नंबर 99, औरंगजेब की मृत्यु के समय
मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। इनका नेतृत्व 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई जब। क्वेश्चन नंबर 100 एक इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में स्वयं देखा था, किस इतिहासकार ने देखा था? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1561 ईस्वी में हुआ था। तो ये इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था, उनका नाम काशीराज पंडित था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की। तो क्वेश्चन नंबर 101, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये 14 जनवरी 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला को सांझा ने बनवाया था, वो मोहम्मद शाह अंतिम मुगल सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। क्वेश्चन नंबर 104, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की रचना है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट थे अधिकारी जो अंग्रेजों के, इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1613 ईस्वी में सूरत में ये कारखाना स्थापित करने की मंजूरी मिली थी, और यहीं से इनकी नींव भारत में मजबूत हुई। वह कौन सा, क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी का, नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये सिराजुद्दौला से ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में ब्रिटिश शासन ने अपनी नींव रखी, और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें पूरी तरीके से अंग्रेज उत्तर भारत में काबिज हो गए। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता था। 1757 का युद्ध इसी ने जीत कर किसकी नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए कब लड़ा गया था? तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 110, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये अंग्रेजों ने सन 1792 में टीपू सुल्तान के साथ ये संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 111, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बेंटिक थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 112, सहायक संधि को किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो सहायक संधि को बेलेजली के शासनकाल में 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद को सहायक संधि के झांसे में फंसाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी जो लगाई वो विलियम बेंटिक ने लगाई। इस 1828 से 1835 तक ये रहे। इसमें ठगी, शिशु और विधि आयोग को भी इन्हीं के शासनकाल में जो है बनाया गया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल पूछ लिया जाए तो 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कर्जन का पूछ लिया जाए तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और पुलिस आयोग भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये प्रशासन के कारण इसने डलहौजी ने अवध राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। डलहौजी का शासनकाल पूछा जाए तो ये 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल रहा। इसी के शासनकाल में हड़प नीति शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 115, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो ये विधवा पुनर्विवाह था जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे कैनिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1793 के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? तो ये रेपन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में कर्जन के प्रशासन
कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 120, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ये हॉर्डिंग के काल में क्रियान्वित हुआ था। हॉर्डिंग का अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। 1911 में ये ब्रिटिश की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंस में लागू किया था। किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी पुस्तक अगर दादा भाई नौरोजी की पूछी जाए तो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय कृषि की शुरुआत किसने की? तो भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत जो की थी इनको लॉर्ड कर्जन ने की थी। पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ये सब लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 124, एक भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856 में ईस्वी में ये शामिल हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये मुख्य तात्कालिक कारण एक सैनिक असंतोष तो था ही था, लेकिन एक साथ अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप इस वजह से थी कि चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग किया जाता था, ये चर्बी जो थी वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी थी। तो गाय जो हिंदुओं के लिए मान्यता है और मुस्लिम सूअर के लिए, तो ये तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप था। मंगल पांडे कहाँ के ब्लॉक बस से जुड़े हैं? कहाँ से जुड़े हुए हैं मंगल पांडे? क्वेश्चन नंबर 126, तो ये मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए हैं। 29 मार्च 1857 को विद्रोह इन्होंने किया था। वो 8 अप्रैल 1857 को इनके शहीद हो गए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 128, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ये बेगम हजरत महल थी। इनके अन्य नाम अगर पूछा जाए तो महक परी। क्वेश्चन नंबर 129, 1857 की क्रांति में असम का नेता कौन था? असम में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दीवान मानेस राम दत्त कर रहे थे। उड़ीसा का पूछ लिया जाए तो राजा प्रताप सिंह कर रहे थे। राजस्थान का पूछा जाए तो गजाधर सिंह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 123, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, ये इन्हीं के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी भारतीय इतिहासकार कौन था? तो ये S.N. सेन थे। इनकी पुस्तक है 1857। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 133, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में जो संस्कृत महाविद्यालय है, महाविद्यालय, इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। सदस्य ये थे एशियाटिक सोसाइटी के, जिसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की 1874 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 की। किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सर्वप्रथम भगवत गीता का जो अनुवाद किया था अंग्रेजी में वो चार्ल्स विल्किस द्वारा किया गया था। और रामायण का जो अनुवाद किया था वो R.T.H. ग्रिफिथ ने किया था। और महाभारत का जो अनुवाद किया था वो केसारी मोहन गांगुली ने किया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 की। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 136, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये D.K. कर्वे के प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए बल रूप से वकालत की? तो ये मनमोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव भी इन्होंने रखी थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो ये राजा राममोहन राय का था। 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संवाद कौमुदी अखबार बंगाली भाषा में था ये।
इसके बाद बात करेंगे 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये देववाद पर पूरा आधारित ब्रह्म समाज था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो था अखबार वो मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। यह पहला अखबार देश का था। अगर पूछ लिया जाए तो उदंड मार्तंड था। ये 30 मई 1826 ईस्वी में जोगल किशोर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 141 की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका स्थान बेल्लूर था, कर्नाटक में। और जो शारदामणि आपसे पूछ लिया जाए तो शारदामणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 142 की, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई है आपकी, वो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में गिरगांव में हुई है, जो महाराष्ट्र मुंबई में है। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछा जाए तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी 1867 ईस्वी में मुंबई में। देव समाज की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी 1887 ईस्वी में महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 की, तो 143 क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यता थी? तो एनी बेसेंट के कारण थी। ये 1907 में इसकी अध्यक्ष थी। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। और ये प्रारंभ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया तो सावित्रीबाई फुले ने, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 145 की, राजनीतिक को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो राजनीतिक विरोध किया था भारत की राजनीति में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक विरोध किया था अंग्रेजों का। उनका उपनाम राष्ट्रगुरु था। 1876 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। इसी ने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 148 की, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। वो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरिपुरा अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 149, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन आपको पता होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को गाया गया था। महाराष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 150, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो गणपति पर्व जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है प्रसिद्ध रूप से, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 151, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो की थी वो पी मित्रा ने की थी 1902 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 152, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो था 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और इनकी सबसे कम उम्र थी, उस समय इनकी उम्र थी शहीदी के समय तो 18 वर्ष सिर्फ 9 माह के थे। और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 154, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। ये 63 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे बच्चों, और इन्होंने बहुत कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि इनकी भूख हड़ताल को तोड़ा जाए, और इनको कई तरीके के टॉर्चर किए गए, इनको इंजेक्शन दिलाए गए, लेकिन उन्हें अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी और अंततः शहीद हो गए।
क्वेश्चन नंबर 155, किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 156, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 157, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी 28 मार्च 1942 ईस्वी को। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 158 की। तो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? जो बंगाल विभाजन आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। ये हिंदू मुस्लिम खाई पैदा करने के लिए ये बंगाल विभाजन किया गया था और इसको रद्द कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 159 की। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने की थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में, और इन्हीं ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 की। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये सैयद हैदर रजा ने किया था इसका नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 161, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अध्यक्षता की थी। 1905 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दी ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा भी दादा भाई नौरोजी को दी गई है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 162 की। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 164, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य बाल गंगाधर तिलक ने समझौता किया था। यह होम रूल पार्टी की जो थी वो इन्होंने बनाई थी, इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे, फाउंडर। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को 1918 में एक कर दिया गया था दोनों को। क्वेश्चन नंबर 165, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 165 की हम लोग बात कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान किस पत्रिका का गांधी जी ने प्रकाशन किया था? तो ये इंडियन ओपिनियन का इन्होंने संपादन किया था, प्रकाशन। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1893 से रहे थे, 21 वर्षों तक रहे थे, और ऐसा नहीं है कि ये आते नहीं थे, ये पढ़ाई के लिए रहे थे 21 वर्षों तक, और बीच बीच में जो कभी हिंदुस्तान भी आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 167 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 167 में गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो गांधी जी ने कलकत्ता के अधिवेशन में 1901 में भाग लिया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 168 की। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। ये गांधी जी इस पुस्तक से काफ़ी प्रभावित थे। जॉन रस्किन ने ये लिखी थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 169 की। कुछ गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में जोड़ा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 170 की। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो ये रेवरेंड चार्ली एंड्रज थे। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के मित्र, ये कई बार गांधी जी से मिलने जुलने आते रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 की। तो क्वेश्चन नंबर 171, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये अहमदाबाद की हड़ताल में किया गया था। ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच ये उनकी वेतन को बढ़ाने के लिए, दिहाड़ी को बचाने के लिए ये हड़ताल की गई थी। इसके साथ ही कुछ प्रमुख ये सत्याग्रह और गांधी जी के आंदोलन, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ अगर आपसे पूछ दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 172, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसान विद्रोह था ये गुजरात में। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 174, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 175 की, किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि त्याग दी गई थी। जलियांवाला हत्याकांड आपसे पूछ लिया है तो 1919 ईस्वी में हुआ था, बैसाखी के दिन। क्वेश्चन नंबर 176, खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन नहीं दिया था? ये जो खिलाफत आंदोलन था इसको समर्थन गांधी जी ने समर्थन इसका किया था, खिलाफत आंदोलन का। ये मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन जो कि तुर्की का था, हिंदुस्तान का नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के मतभेदों में कमी आई और सब लोग एकजुट होते हुए इसमें नजर आए। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। असहयोग आंदोलन के समय 1920 में समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को। 179वां क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 180, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किस वर्ष किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रावी नदी के किनारे उसको रात में 12 बजे झंडा इसमें फहराया गया था हिंदुस्तान का। क्वेश्चन नंबर 181, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कब की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से प्रारंभ की थी और कहाँ शुरू हुई थी। तो ये दांडी यात्रा से आप समझिए कि दांडी के लिए यात्रा जो शुरू की थी तो दांडी में ख़त्म हुई यात्रा, तो साबरमती से इस यात्रा को शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को लोग इसमें यहाँ तक पहुँचे थे, दांडी तक। ये इसमें 18 लोग शामिल थे गांधी जी के साथ। तो 182वां क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो बेब मिलर था जिसमें गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ये लंदन से लौटे थे खाली हाथ। गांधी इरविन समझौते में इन्होंने कहा था कि आइए आप लंदन और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी भारत से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा गांधी जी को रिस्पॉन्स नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पे लंदन से खाली हाथ गांधी जी को लौटना पड़ा। पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट कहाँ से संबंधित था? पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 185 की, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था समर्थन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 186 की, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 187 की, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इसमें स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग कहेंगे कि 11 क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं हुए, 200 थे। तो इसमें आपको बता दें साथियों कि हम उसी क्वेश्चनों को लेकर हमने कवर किया है कुछ क्वेश्चनों में, जिसमें 2-2 3-3 हमने स्टेप बढ़ाए, उन्हीं के क्वेश्चनों को हमने इसमें कम किया है। 189 क्वेश्चन है जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें आप 10 नंबर की क्लास है। तो आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने साथियों तक पहुँचाएँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें और आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।